हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट फ्रॉम ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑर्किड पेशेंट्स अवेयरनेस सीरीज़ में। आज हम जो सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं कि जैसे कोई पेशेंट है जिसको आईवीएफ की ट्रीटमेंट सजेस्ट की गई है, तो उसको आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू करने के पहले क्या ध्यान रखना है, ड्यूरिंग आईवीएफ ट्रीटमेंट क्या ध्यान रखना है, और एक बार एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो जाता है उसके बाद क्या वो 7 बातें हैं जो उनको ध्यान में रखनी है। तो आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि आपकी अगर आईवीएफ साइकिल शुरू हो रही है तो ड्यूरिंग आईवीएफ ट्रीटमेंट या तो ड्यूरिंग आईवीएफ साइकिल आपको कौन सी 7 बातें हैं जो ध्यान में रखनी है। पहले जो फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो यह है कि फॉर एग्जांपल आपको पीरियड के दूसरे दिन या तो अगले मंथ के पीरियड के 21वें दिन पे अगर बुलाया गया है तो यह दिन का बहुत ही महत्व रहता है, तो यह दिन आपको स्किप नहीं करना है। दूसरा इम्पॉर्टेंट रहता है कि अगर आपके कोई ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह करवाए हैं और उसके बाद आपके इंजेक्शंस शुरू करते हैं तो वह इंजेक्शन का जो टाइमिंग है वो फिक्स रहता है। जैसे जनरली हम पीरियड के सेकेंड डे से ओव्यूलेशन इंडक्शन ड्रग्स जो शुरू करते हैं, हार्मोन थेरेपी शुरू करते हैं, तो उसके बाद डे 6 डे 7 पे एंटागोनिस्ट करके जो इंजेक्शन रहते हैं वो शुरू करते हैं, ताकि जो एग्स आपके बने हैं, जो भी फॉलिकल्स बने हैं, वो प्री मैच्योर यानी कि समय के पहले अगर वो रप्चर ना हो जाए, उसके लिए जो इंजेक्शन रहते हैं उनका जो टाइमिंग्स रहता है वो फिक्स रखना बहुत ही ज़रूरी रहता है। आप ध्यान रखें कि यह जो टाइमिंग्स है उसमें आप डिले ना करें। चाहिए तो आप 10 to 15 मिनट्स हॉस्पिटल में जल्दी पहुंच जाए। वेरी इंपॉर्टेंट इज़ कोल्ड चेन मेंटेनेंस, यानी कि जो इंजेक्शन जो है वो जो टेम्परेचर पे रखे गए हैं वह टेम्परेचर मेंटेन करना भी उतना ही आवश्यक होता है। तीसरी जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है कि डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद द अदर्स। जैसे ही आईवीएफ ट्रीटमेंट शुरू होता है, ओपीडी में पेशेंट बैठे रहते हैं, तो एक साइकोलॉजी होती है कि दूसरों के साथ बात होती है कि भाई आपका कैसे ट्रीटमेंट चल रहा है, क्या था ये वो। यहाँ पे मुझे ये हाईलाइट करना है कि आईवीएफ का जो इंडिकेशन है वो हर पेशेंट में अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि हर का सेम इंडिकेशन है। फॉर एग्जांपल अभी जैसे एक पेशेंट था कि उसको फाइब्रॉइड था, और वो जो फाइब्रॉइड है जहाँ पे बच्चा इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है वो जगह पे अगर फाइब्रॉइड है तो वह फाइब्रॉइड निकालना बहुत ही ज़रूरी बनता है टू गिव यू द सक्सेस। अभी दूसरा पेशेंट है जिसको छोटा सा फाइब्रॉइड है और वो बाहर के लेयर में है, जो बच्चा जहाँ पे चिपकता है वो जगह पे नहीं है, तो हो सकता है कि वो पेशेंट को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है या तो उसको ऑपरेशन एडवाइस नहीं किया गया है। यहाँ पे क्या होता है कि पेशेंट उतना ही बात करते हैं कि भाई आपको फाइब्रॉइड है फिर भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। डोंट कंपेयर योर ट्रीटमेंट, योर एडवाइस जो आपको जो दी गई है वो दूसरे पेशेंट के साथ कंपेयर ना करें, क्योंकि आईवीएफ के जो इंडिकेशंस है वो हर पेशेंट में अलग अलग हो सकते हैं और हर पेशेंट की तासीर भी अलग अलग होती है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट यू डोंट कंपेयर योर सेल्फ विद द अदर पेशेंट्स। चौथा जो पॉइंट मैं बताना चाहती हूँ कि डोंट हेजिटेट टू टेक हेल्प। जैसे अगर आपको कोई ट्रीटमेंट में नहीं समझ में आ रहा है, कोई स्टेप आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई दवाई आपको नहीं समझ में आनी है कि ये दवाई कंटिन्यू रखनी है, बंद करनी है, अगर आपको इमरजेंसी ट्रैवलिंग की ज़रूरत पड़ी है तो इसके रिगार्डिंग भी आप अपने डॉक्टर के साथ बात कर सकते हैं। और कोई ट्रीटमेंट ऑप्शंस है या तो कोई मेडिसिन है, कोई ब्लड रिपोर्ट्स है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप डॉक्टर के साथ या तो जो असिस्टेंट है उनके साथ डिस्कस कर सकते हो। पांचवा जो पॉइंट है जो मैं बताना चाहती हूँ वो यह है कि डोंट बी अंडर स्ट्रेस। आप चिंता ना करें,
स्ट्रेस ना रखें, क्योंकि जब भी आपको स्ट्रेस रहता है तभी आपके बॉडी में हॉर्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन और कॉर्टिसोल जो बेसिकली स्टेरॉइड रहते हैं उसका लेवल बढ़ जाता है और इसकी वजह से आपकी जो हार्मोनल एक्सिस है उसके ऊपर उसका असर आता है और इनडायरेक्टली आपको रिजल्ट मिलने में भी अपने को तकलीफ दे सकता है। सो स्ट्रेस इज़ अ फैक्टर विच डज अफेक्ट्स द रिजल्ट इन IVF। सिक्स्थ पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ वो यह है कि IVF की जो ट्रीटमेंट है वह एक जर्नी है। ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट को फर्स्ट IVF साइकिल में रिजल्ट मिल ही जाता है, क्योंकि IVF ट्रीटमेंट के जो सक्सेस रेट है वर्ल्ड ओवर 45 to 50% है। हर सेंटर के यह जो रिज़ल्ट है, सक्सेस रेट है, वो डिफ़र कर सकते हैं, लेकिन जब भी आपका ट्रीटमेंट होता है तो ऐसा एक्सपेक्टेशन ना रखें कि 100% अपने को रिज़ल्ट फर्स्ट साइकिल में मिल ही जाएगा, क्योंकि जो भी डॉक्टर है आपकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं उनकी भी इच्छा रहती है कि एज अर्ली एज पॉसिबल आपको सक्सेसफुल रिज़ल्ट दे। सो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको मोर देन 3 to 4 साइकिल्स की ज़रूरत पड़ती है तो निराश ना हो, और यह जो प्रोसेस है फर्स्ट साइकिल जैसे आपका सेकेंड साइकिल होते हैं उसमें सक्सेस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यानी कि कोई पेशेंट है जिसका फर्स्ट साइकिल में फॉर एग्जांपल 45 to 50% चांस है, तो सेकेंड साइकिल में यह चांसेस आपके अप टू 60% हो जाते हैं और थर्ड साइकिल में उससे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और लास्ट जो सातवीं बात मुझे बतानी है कि आपकी जब IVF ट्रीटमेंट शुरू होती है तो आपके साइड से जो परहेज़ रखना है वो यह है कि हेल्दी फूड खाना है, आपको बाहर का जो जंक फूड है वो अवॉइड करना है। ज़्यादा फ्राइड है, स्पाइसी फूड है, गरम मसाले वाला जो फूड है, होटलों का जो खाना है, यह सब आप अवॉइड करें। पानी का सेवन अच्छे से रखें, खट्टे जो फ्रूट्स है और हाई प्रोटीन डाइट है। सो ऐसा अगर हेल्दी डाइट आप लेंगे और विद द पॉजिटिव वाइब्रेशन, विद द पॉजिटिव एनर्जी एंड विद द पॉजिटिव थॉट्स, आई एम श्योर दैट यू विल गेट पॉजिटिव रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके इस टॉपिक के रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है, कोई क्वेश्चंस है, तो आप ज़रूर से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि आपके कोई फ्रेंड सर्कल में है या किसी के आपके कोई फैमिली मेम्बर्स को फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज़ है तो यहाँ पे जो नीचे दिया गया है वह नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी ले सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स वंस अगेन।